हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित और आप इस समय देख रहे हैं NIOS DLED वीडियो लेक्चर सीरीज। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में NIOS DLED सिलेबस के हर टॉपिक को पढ़ाया जा रहा था। इससे पहले के सभी लेक्चर्स आप जरूर देखें। कोर्स 501, 502 और 503 के लेक्चर्स आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जरूर क्लिक करें। साथ साथ में असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर भी आप जान सकते हैं, उसके लिए भी लिंक है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज इस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अगला ब्लॉक, जो कि है कोर्स 503 का ब्लॉक नंबर 3, भाषा सीखना। इसकी इकाई नंबर 7, यूनिट 7 से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके यूनिट 7 है साहित्य और भाषा। तो इसके इंट्रोडक्शन में हमको ये बताया गया है कि शुरुआती समय में अधिकांश स्कूलों में साहित्य की एक अलग विषय के रूप में पढ़ाई की शुरुआत प्रारंभिक कक्षाओं में नहीं होती है। यह भाषा के पाठ्यक्रम में भी शामिल होती है। यानी कि साहित्य की को अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। ये बताया गया है कहानी, निबंध, कविताएं सभी पाठ्य पुस्तकों में होते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी हैं, भाषा अर्जन में क्या क्या महत्व है, साहित्य क्या है, बाल साहित्य क्या है, साहित्य के स्वरूप और प्रकार से जान पाएंगे हम, भाषा अर्जन में इसकी भूमिका जान पाएंगे, साहित्य शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं को जान पाएंगे, और भी कई चीज़ें इसमें हम जानेंगे। तो 7.2.1 से मैं बताया गया है कि भाषा शिक्षण में साहित्य की भूमिका क्या है। सब इसमें बताया गया है साहित्य है क्या। सबसे पहले अब देखिए, सामान्य अर्थ में बात करें तो शब्द और अर्थ के सहित भाव को साहित्य कहते हैं। लेकिन शब्द और अर्थ का संयोग तो इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विषयों में भी होता है। तो उन में भी एक तरह से चीज़ें होती हैं। तो यानी अब हम ये कह सकते हैं कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, उसमें हर किसी विषय का अपना एक साहित्य होता है। अगर हम पाकशास्त्र की बात करें तो भोजन बनाने की जो संबंधित विषय है उसको भी साहित्य कहा जाता है। इसमें खाने की कोई चीज़ बनाने की विधि विस्तार से लिखी होती है। इस तरह से गणित है या कोई भी सब्जेक्ट है, तो इस तरह से उनका जो एक लेखन और उसमें जो कंटेंट रहता है उसके अनुसार उसका एक साहित्य होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा का साहित्य यानी कि सभी साहित्यों से इसलिए अलग है। अब भाषा के साहित्य को इससे अलग रखा गया है, इसमें अलग होता है क्योंकि शब्द और अर्थ के बीच एक सीधा सीधा संबंध नहीं होता है। जबकि अलग सब्जेक्ट्स में और सब्जेक्ट्स में जो लिखा गया है उसका अर्थ निकल के आता है, जबकि इसमें जो अर्थ होता है वो कलात्मक होता है, यानी कि एक आर्टिस्टिक वे में इसको लिखा जाता है। भाषा के साहित्य हम बात करें तो किसी भी भाषा का साहित्य अपने समय और समाज का आईना होता है और उसकी सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है। जनता की भावनाओं और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति भी साहित्य करता है। और सही भी उपयुक्त सभी प्रकार के साहित्य को उद्देश्य के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो उसका डिवीज़न किया गया है साहित्य का। पहला है रचनात्मक साहित्य, जिसके अंतर्गत आने वाली नई नई बातों की जानकारी मिलती है। इस तरह के साहित्य के अंतर्गत जैसे कि वह शब्दकोश है, विश्वकोश है, संदर्भ ग्रंथ हैं, ऐसी चीज़ें जिनके अंतर्गत आती हैं। विवेचनात्मक साहित्य होता है, जिसमें क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, इस तरह के साहित्य के अंतर्गत, तो हमारे अंदर एक और इसको जानने की इच्छा पैदा होती है। इसमें कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसमें लॉजिक होता है, तर्क ढंग से चीज़ें लिखी जाती हैं, तार्किक ढंग से, और सभी चीज़ों को की संबद्धता दर्शाते हुए, यानी कि एक दूसरे का रिलेशन दर्शाते हुए चीज़ों को स्पष्ट किया जाता है। जैसे कि दर्शन विज्ञान है और गणित की पुस्तकें हैं, ये उसका उदाहरण है। तो उस तरह की चीज़ें होती हैं विवेचनात्मक साहित्य में। इस दोनों प्रकार के साहित्य को हम कह सकते हैं गैर सृजनात्मक या गैर सौंदर्यात्मक साहित्य, क्योंकि इसमें किसी तरह का कलात्मक चीज़ें नहीं होती, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। इसमें मुख्यतः सूचना प्राप्त करने, याद करने या समस्या का हल ढूंढने पर बल दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि ऐसा होता है इस चीज़ में। आगे बताया गया रचनात्मक या सृजनात्मक साहित्य। अब रचनात्मक जैसे कि वर्ड ही है इसमें कि रचनाओं को लेखक हमारी जानी हुई बातों को इस तरह से कहता है कि हमारे अंदर उसको पढ़ने की ललक पैदा होती है, यानी कि कुछ आर्टिस्टिक वे में कहता है। उनको ऐसा लगता है कि उनको पढ़ कर के वो हमारी ही बातें हों। पात्र के सुख दुख जो होते हैं उसमें जो उसके अंतर्गत जो पात्र गढ़े जाते हैं उसकी जो भी अभिव्यक्ति होती है भावनाओं की, उससे हम अपना जुड़ाव महसूस करते हैं और उसमें सृजनात्मक क्षमता विकसित करती है। सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः कविता, कहानियाँ, रेखा चित्र, उपन्यास आते हैं। तो आप जानते हैं ये हमको क्यों इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो साहित्य के इन रूपों को भाषा और आम बोलचाल की भाषा में अलग अलग कलात्मक होती है इसकी साहित्य की भाषा जो होती है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के साहित्यिक और सौंदर्यात्मक चीज़ों का, कलात्मक उपकरणों का, भाषाओं का, उपमा, रूपक, पर्यायवाची, अनुकरणात्मक शब्द, ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो उपयोग किए जाते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि करके कि ये क्या होते हैं।
अब उपमा की बात की गई है तो उपमा से तात्पर्य है कि जब किसी वस्तु की तुलना हम किसी दूसरी वस्तु से किसी समान गुण धर्म के आधार पर करते हैं तो उसको उपमा कहते हैं। अब इसके 4 तत्व बताए गए हैं, ये आप याद रखें उपमा के। पहला है उपमेय। अब जिस वस्तु से किसी चीज़ की तुलना की जा रही है उसे कहते हैं उपमेय। जैसे कि अगर कोई कहे कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर सुंदर है, तो यहाँ इस वाक्य में जो मुख है यानी कि मुँह की जो बात की जा रही है वो उपमेय हो गया। उपमान जिस वस्तु से तुलना की जा रही है तो वो हो गया चंद्रमा। साधारण धर्म जो दो वस्तुओं के बीच में तुलना करने के लिए जिस आधार पर जिस गुण पर की तुलना की जा रही है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे कि ऊपर जो हमने उदाहरण देखा उसमें सुंदर जो शब्द है वो साधारण धर्म कहलाएगा। अब वाचक शब्द होते हैं इसमें उपमेय और उपमान के बीच में, यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है, जिसके बीच में तुलना की जा रही है, उसमें समानता बताने वाले शब्दों को हम वाचक शब्द कहते हैं। तो यहाँ समान जो शब्द है वो वाचक शब्द कहलाएगा। वो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है के उदाहरण में है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप, यानी कि उपमेय उपमान में जब कोई अंतर नहीं रह जाता है तो उसे रूपक कहते हैं। जैसे कि मुख चंद्र, यहाँ मुख को ही चंद्र कह दिया गया है तो ये बताया गया है, कोई समानता नहीं दिखाई गई, डायरेक्ट कहा गया है। अनुकरणात्मक शब्द होते हैं, वे वैसे शब्द हैं जिनमें वर्णों और शब्दों का प्रयोग इस तरह से किया जाता है कि किसी तरह की ध्वनि के प्रभाव के कारण ही अर्थ का पता चल जाता है। जैसे कि उदाहरण दें कि इसमें लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, कंकन किकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। ये एक दोहा या एक लाइन कह सकते हैं किसी ग्रंथ की, और उसमें एक धुन है, उसके आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है इसमें क्या नहीं। इस उदाहरण में सीता के गतिशील चरणों को की पायलों और कमर की जो किंकड़ी हैं और कलाइयाँ हैं, कलाइयों के जो कंगनों की ध्वनि के द्वारा अनुकरण संभव हो सका है। यानी कि इन शब्दों का इस्तेमाल से वैसे ही ध्वनि का आभास हो रहा है जैसे कि इन चीज़ों के द्वारा होती है। इस प्रकार सृजनात्मक साहित्य की भाषा में इन उपकरणों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखिए आप कैसे बताया गया है इसमें, तो अक्सर हम ये देखते हैं कई तरह के ग्रंथों में, साहित्य में इस तरह की जो होते हैं धार्मिक खासकर और इस तरह के। और इस इकाई का मुख्य उद्देश्य भाषा सिखाने में साहित्य के इन रूपों के उपयोग और योगदान पर चर्चा करना है। स्कूलों में प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सिखाने के लिए साहित्य का उपयोग बहुत किया जाता है। और जो भी स्कूली पाठ्य पुस्तकें किताबें हैं के माध्यम से ये हम सीखते हैं। और स्कूलों में जो लेकिन समय जो होता है और संसाधन रहते हैं वो सीमित होते हैं, जो चीज़ें रहती हैं। और इसी कारण बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के अलावा कितनी मात्रा में मतलब साहित्य सिखाया जाए और साहित्य के रूप जिन पाठों को का चयन किया जाए, उनका आधार क्या होगा, उसको हम 3 आधार पर चुन सकते हैं। पहला है लिखित पाठ हो जिसमें भाषा को सावधानीपूर्वक इस्तेमाल किया गया हो, उसमें रूपक, उपमा, मुहावरे, छंद सभी होने चाहिए, तो ऐसा आप पाठ ले सकते हैं। पाठ जिसकी खास विधा हो जैसे कि गद्य पाठ, नाटक, उपन्यास आदि का हो, पढ़ने पर आनंद आए और अनुभूति और सौंदर्य की, तो इस तरह की चीज़ें शामिल होंगी तो हम इसको बच्चों के पाठ्य पुस्तकों में शामिल कर सकते हैं। आधार मोटे तौर पर ये निर्देश मात्र है कि ये जैसे दृढ़ता से पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। पाठ्य सामग्री साहित्य के वर्ग में रखी जा सकती है और या नहीं, इसके बारे में निर्णय हमारी लेने में ये मदद होती है हमारी कई तरह से। लेकिन जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि किसे साहित्य कहा जाएगा, कक्षाओं में बच्चों के लिहाज से कौन सा उचित होगा, क्या करने की ज़रूरत है, तो इस इकाई में हम इन पाठ्य सामग्रियों को जानेंगे, बाल साहित्य के रूप में जानेंगे। बाल साहित्य पद का क्या उपयोग है बच्चों के लिए, कितना उचित है, ये सब जानेंगे इसमें। और इसमें आगे बताया गया है बाल साहित्य के बारे में। अब बाल साहित्य की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपने देखा है कि बाल साहित्य में केंद्रीय पात्र जो रहते हैं, जो मेन हीरो कह सकते हैं, एक हीरो होता है, वो जो एक बच्चा होता है बेसिकली, मतलब एक जो हीरो होगा इस कहानी का या जो भी साहित्य का। लेकिन एक शर्त यह नहीं है, अकेली शर्त नहीं है। उदाहरण के लिए जहाँ नायक या हीरो बच्चा होता है वहाँ जो विचार होते हैं जो लिखे जाते हैं वो थोड़े जटिल होता है। जैसे कि प्रेमचंद की ईदगाह आपने पढ़ी होगी, या जयशंकर प्रसाद की छोटा जादूगर, ऐसी बाल साहित्य की कहानियाँ हैं, साहित्य है। जैनेंद्र का खेल जो है कि खेल आदि कहानियों में इस तरह के बच्चों के लिहाज से जटिल है। और बाल साहित्य भाषा विचार की दृष्टि से सरल होनी चाहिए ताकि बच्चे उसे आसानी से पढ़ सके। तो ये बताया गया है कि जो ऊपर जो दिए गए हैं साहित्य वो थोड़ा बच्चों के हिसाब से जटिल है, तो उसमें सरलता होनी चाहिए जिससे वो समझ सकें। साहित्य का इस्तेमाल भाषा शिक्षण का एकमात्र तरीका नहीं है।
और भी कई ऐसी सामग्री जो साहित्य के अंतर्गत आती हैं, उनका भाषा शिक्षण में प्रयोग यानी कि भाषा को सिखाने में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि विज्ञापन हो गए, कार्टून हो गए, इस तरह की चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब इसमें बताया गया है आपको आगे साहित्य की विधाओं के बारे में। साहित्य की विधाओं के बारे में हम बात करेंगे तो कक्षा के साहित्य में विभिन्न प्रकार की विधाएँ इस्तेमाल होती हैं। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं। पहला है नाटक। इसमें नाटक किसी भी महापुरुष के जीवन पर आधारित किसी चीज़ को बताना। कलाकार जो भी कलाकार होते हैं इन घटनाओं का अनुकरण को सामने प्रस्तुत करते हैं, वो अभिनेता कहलाता है। तो वही बताया गया कि नाटक में कौन अभिनेता होता है, कैसे हम उसको करते हैं, कैसे संवादों को बोला जाता है। तो नाटक का आनंद देखकर लिया जाता है, इसलिए इसे दृश्य काव्य कहता है। यानी हम देखकर इसका आनंद लेते हैं तो दृश्य काव्य है ये। नाटक की वास्तविक सफलता मंच पर खेले जाने वाले में है और व्यक्तियों की कथा नाटक में होती है और वार्तालाप होता है। तो हम सब ये जानते हैं नाटक के बारे में। एकांकी क्या होती है? एकांकी में एक घटना होती है जहाँ पर नाटकीय कौशल से चरम सीमा तक पहुँचाई जाती है। इसमें संपूर्ण कार्य एक ही स्थान और एक ही समय में होता है। एकांकी में जीवन के किसी एक पक्ष को ले लिया जाता है और कम से कम पात्र होते हैं इसमें। इसमें छोटी-छोटी घटनाओं का वर्णन किया जाता है। संक्षिप्तता एकांकी के लिए आवश्यक है। तो यहाँ शॉर्ट स्टोरीज़ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उनका वर्णन यहाँ बताया जा गया है एकांकी में। ये भी एक तरीका उपन्यास है। उपन्यास के बारे में हम सभी जानते हैं, इसमें मानव जीवन का तस्वीर इतनी बेहतर ढंग से प्रस्तुत की जाती है कि लोग उसमें डूब जाते हैं। आप सभी उपन्यासों के बारे में जानते हैं। कहानी की बात की गई है। कहानी इंटरेस्ट पैदा करती है पढ़ने वाले पे, पढ़ाने वाले पे और एक छाप छोड़ती है। उससे मदद मिलती है कई चीज़ों को सिखाने में। कहानी जीवन के एक अंक का चित्रण प्रस्तुत करती है। बड़ी-बड़ी कहानियाँ छोटे-छोटे उपन्यास से होती हैं। कहानी में भी काफ़ी चीज़ें इससे मिलती हैं साहित्यिक वे में। और निबंध बताया गया। निबंध गद्य की एक विधा है जिसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है। लेखन के अध्ययन ज्ञान आवश्यक होते हैं। बाबू गुलाब राय के शब्दों में निबंध सीमित आकार वाली वह रचना है जिसमें विषय का प्रतिपादन निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठव व सजीवता और आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया जाता है। तो ये निबंध के बारे में बताया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा हो समझाने का। मैं आपको बताता जा रहा हूँ, कुछ अगर मुश्किल है तो। आत्मकथा है। आत्मकथा यानी किसी जीवन की, किसी व्यक्ति की जीवनी कह सकते हैं जो लिखी गई है। उसमें कई चीज़ें होती हैं जैसे कि आपने देखा है कि महापुरुषों की जीवनियाँ होती हैं, तो वो उसमें कई चीज़ें हमको ऐसी मिल जाती हैं और अतीत का विश्लेषण होता है आत्मकथा में, ये हम जानते हैं। जीवनी होती है। जीवनी का लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है, यानी जब कोई लेखक किसी अन्य व्यक्ति के बारे की जीवन की महत्वपूर्ण बातों का ज़िक्र करता है तो उसे जीवनी कहा जाता है। जीवनी का नायक लेखक स्वयं नहीं होता है, ये आप याद रखें, और कोई अन्य व्यक्ति होता है, किसी और के ऊपर लिखी जाती है। यात्रा वृत्तांत लेखक अपनी यात्रा के दौरान जो अनुभव होते हैं उनके बारे में लिख सकता है। विषय का वर्णन करता है, उससे जुड़े हुए अनुभवों को बताता है। तो यात्रा वृत्तांत लेखक के अंतर्गत जो भी दृश्य घटना उसके अंतर्गत आती हैं, वो भी एक साधन है। इसके बाद रेखा चित्र हैं। यहाँ पर वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि का वर्णन किया जाता है और पाठक के मन पर उसका वैसे ही चित्रण किया जाता है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। संस्मरण लेखन अपने किसी व्यक्ति के जीवन में बीती किसी घटना या दृश्य का स्मरण कर उसे व्यक्त करता है, तो उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण अपनी स्मृति के आधार पर लिखा जाता है, तो संस्मरण अतीत का हो सकता है, वर्तमान का, भविष्य का हो सकता है। ये भी एक चीज़ है। कविता, कविता के बारे में हम सब जानते हैं। कविता में ढंग से किसी चीज़ को बताना, उसमें बिंबों का प्रयोग होता है। कम से कम शब्दों में अधिक अधिक गहरी बात को लयात्मक रूप में कहा जाता है। तो छंद में भी होती हैं इसमें। और दोहा, चौपाई, कविता का अनुवाद कहीं न कहीं कठिन होता है। साहित्य के रूप में इन सभी चीज़ों का परिचित कराने से हम भाषा सिखाने के लिए बच्चों के साथ-साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साहित्यिक रूप के लक्षणों के बारे में सीखें, ये ज़रूरी है। इतना ही काफ़ी है कि हाँ, जहाँ तक संभव हो सके इन साहित्यिक रूपों को रोचक उदाहरणों से हम बच्चों को परिचित कराएँ और सिखाएँ। तो ये सब इसमें बताया गया है। तो बस इस लेक्चर को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।